नमस्कार। आज के इस खास चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में थोड़ा कह सकते हैं रहस्यमयी लगे, लेकिन है बहुत दिलचस्प। रूथलेस ऑरा। इसका मतलब है एक ऐसी प्रभावशाली, दृढ़ और एक तरह की सधी हुई उपस्थिति जिसे देखकर या महसूस करके लोग शायद अनजाने में ही किसी व्यक्ति के प्रभाव को मान लेते हैं। हम इस विषय को निकोलो मैकियावेली के विचारों और आजकल जिसे डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है उसके नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि अपने अंदर वो शक्ति, वो आत्मविश्वास और एक तरह की कह लीजिए सतर्कता कैसे जगाई जा सकती है जिससे किसी का व्यक्तित्व नजरअंदाज न किया जा सके। मतलब संक्षेप में कहें तो ये रूथलेस ऑरा कोई आक्रामक होने की बात नहीं है, बल्कि शांत, नियंत्रित और हाँ, अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली होने के बारे में है। एक ऐसी उपस्थिति जो सामने वाले को ये महसूस कराए कि भाई यहाँ एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो शायद किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकती है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और इस ऑरा के तत्वों में जाने से पहले शायद ये थोड़ा साफ कर लेना अच्छा रहेगा कि हम निकोलो मैकियावेली और डार्क साइकोलॉजी का जिक्र क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैकियावेली जो इटली के पुनर्जागरण काल के एक राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने सत्ता, रणनीति और खासकर मानव स्वभाव की जो असलियत है उस पर बहुत खुलकर लिखा। उनकी सबसे जानी मानी किताब है द प्रिंस। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे शासकों को सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लिए यथार्थवादी, कभी कभी थोड़े कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। ये किताब प्रभाव, नियंत्रण और हाँ, कभी कभी थोड़ी चालाकी की रणनीतियों पर भी बात करती है, लेकिन इसे सिर्फ एक नकारात्मक नजरिए से देखना शायद अधूरा होगा। वो उस समय की जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसका भी एक प्रतिबिंब था। और डार्क साइकोलॉजी शब्द देखिए, आजकल उन मनोवैज्ञानिक तकनीकों और रणनीतियों के लिए इस्तेमाल होता है जो प्रभाव डालने या मनाने या नियंत्रित करने से जुड़ी हैं, जैसे आकर्षण पैदा करना, दबाव बनाना, लोगों के व्यवहार को समझना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। क्योंकि ये हमारे आसपास आप देखें हर समय इस्तेमाल हो रही होती हैं, चाहे हम जाने या ना जाने। अच्छा, तो ये संदर्भ समझना जरूरी था, मतलब ये क्लियर करना जरूरी था। यानी जब हम रूथलेस ऑरा की बात कर रहे हैं तो हम मैकियावेली की वो यथार्थवादी समझ और डार्क साइकोलॉजी की जानकारी का इस्तेमाल करके एक ऐसी नियंत्रित, शांत लेकिन शक्तिशाली उपस्थिति बनाने की बात कर रहे हैं। ये डराने धमकाने वाला नहीं है, बल्कि एक सहज प्रभाव और आत्मनियंत्रण वाला व्यक्तित्व है। तो फिर इसे विकसित कैसे किया जाए? वो कौन से मुख्य पहलू हैं जो मिलकर इस तरह का प्रभाव पैदा करते हैं? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। हमने इसे बेहतर समझने के लिए 5 मुख्य स्तंभों या पहलुओं में बांटा है, कह सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर कोई भी अगर सचेत रूप से काम करे तो अपनी उपस्थिति को ज्यादा प्रभावशाली बना सकता है। पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है आत्मविश्वास। ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, जैसे अच्छे कपड़े पहन लिए या सीधी चाल चल रहे हैं। नहीं, ये अंदर से आता है, अपने आप पर एक गहरा अटूट भरोसा। अगर कोई व्यक्ति अंदर से ही मान लीजिए डगमगाया हुआ है, अनिश्चित है, तो बाहरी दुनिया में एक मजबूत और टिकाऊ प्रभाव बनाना लगभग नामुमकिन है। ये बात तो सही है, बिल्कुल। नींव ही कमजोर हो तो इमारत कैसे टिकेगी? लेकिन इस अंदरूनी आत्मविश्वास को मजबूत कैसे किया जाए? कोई प्रैक्टिकल तरीका? बिल्कुल, इसका एक सीधा तरीका है रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करना और उन पर विजय पाना। जैसे किसी मीटिंग में अपनी राय रखना, भले ही वो लोकप्रिय ना हो, या फिर छोटे मोटे फैसले तुरंत और आत्मविश्वास से लेना। एक और अहम चीज है अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सीमाएं तय करना और उन्हें स्पष्ट रूप से दूसरों को बताना। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आपका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ता है। आत्मविश्वास की बात तो समझ आती है, ये तो जैसे आपने कहा नींव है, लेकिन इसे बाहरी दुनिया में कैसे प्रोजेक्ट करें? क्या यहीं पर वो भावनात्मक नियंत्रण का रोल आता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा स्तंभ है भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। ये शायद सबसे मुश्किल लगने वाले स्तंभों में से एक है, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी। इसका मतलब है अपनी तीव्र भावनाओं, खासकर गुस्सा, डर, झुंझलाहट या घबराहट को तुरंत बाहर जाहिर न होने देना, खासकर तनावपूर्ण या चुनौतीपूर्ण स्थितियों में है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसका मतलब भावनाओं को दबाना या खत्म करना बिल्कुल नहीं है। भावनाएं तो स्वाभाविक हैं, आएंगी ही। नियंत्रण का मतलब है अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना। भावनाओं को महसूस करना और उन्हें समझना एक बात है, और उन पर तुरंत रिएक्ट कर देना वो दूसरी बात है। अभ्यास के लिए कुछ तकनीकें हैं जो कारगर हैं, जैसे गहरी सांस लेना, नियमित रूप से कुछ पल ध्यान करना
और एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है किसी भी भावनात्मक स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले सिर्फ 5 से 10 सेकंड रुकना। ये छोटा सा पॉज आपको सोचने का, स्थिति का आकलन करने का और ज्यादा तर्कसंगत और नियंत्रित प्रतिक्रिया चुनने का मौका देता है। ये दिखाता है कि आप स्थिति के नियंत्रण में हैं, ना कि स्थिति आपके नियंत्रण में। हाँ, मतलब अपनी भावनाओं के गुलाम बनने की बजाय उनका स्वामी बनना, ये वाकई शक्ति का एहसास कराता है। अच्छा, इस भावनात्मक नियंत्रण के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या ये सीमाओं से जुड़ा है जिसका आपने पहले जिक्र किया था? हाँ बिल्कुल। तीसरा स्तंभ है सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज। एक प्रभावशाली व्यक्ति की पहचान ये भी होती है कि उसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। लोगों को पता होता है कि वे उसके कितने करीब आ सकते हैं, उसके समय और ऊर्जा पर उनका कितना हक है, और कौन सी बातें या व्यवहार स्वीकार्य हैं और कौन से नहीं। ये सिर्फ दूसरों को दूर रखने के बारे में नहीं है, ये असल में आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। ये बहुत अहम है। मैंने देखा है कई बार लोग दूसरों को नाराज करने के डर से ना नहीं कह पाते और अपनी सीमाएं तोड़ते रहते हैं, जिससे धीरे धीरे उनका अपना प्रभाव कम हो जाता है। तो इन सीमाओं को बनाए रखने का अभ्यास कैसे करें? अभ्यास का सबसे अच्छा तरीका है छोटी शुरुआत करना। किसी ऐसी चीज के लिए दृढ़ता लेकिन शांति से ना कहें जो आप वास्तव में नहीं करना चाहते या जो आपके लिए सही नहीं है। ऐसा करते समय घबराहट या वो अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई लगातार आपका समय बर्बाद कर रहा है तो आप कह सकते हैं, मैं अभी इस पर बात नहीं कर सकती, शायद बाद में। अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें सम्मानपूर्वक लेकिन मजबूती से बनाए रखना आपकी शक्ति को दर्शाता है, कमजोरी को नहीं। ये समझ आया। तो आत्मविश्वास, भावनात्मक नियंत्रण और स्पष्ट सीमाएं, ये सब मिलकर एक मजबूत आधार बनाते हैं। अब बातचीत या जिसे कहते हैं संवाद, उसकी भूमिका कहाँ आती है इसमें? स्थिति पर गहरा असर डालता है। इसमें कई चीजें शामिल हैं। पहला, आवाज। धीमी, स्पष्ट और संतुलित आवाज का प्रयोग करना। बहुत तेज या बहुत धीमी आवाज अक्सर घबराहट या अनिश्चितता दिखाती है। दूसरा, शब्द। कम लेकिन असरदार शब्दों का चयन करना। अनावश्यक बातचीत या गपशप से बचना, हर शब्द सोच समझकर बोलना। तीसरा, नॉन वर्बल। बातचीत के दौरान सामने वाले की आंखों में देखकर आत्मविश्वास जताना। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपके शब्दों का समर्थन करनी चाहिए। सीधी मुद्रा, शांत हाव भाव। और चौथा, एक बहुत शक्तिशाली पहलू है खामोशी। खामोशी का सही इस्तेमाल। कभी कभी चुप रहना, सही समय पर पॉज लेना आपके शब्दों से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। ये दिखाता है कि आप बोलने से पहले सोचते हैं और स्थिति पर आपका नियंत्रण है। खामोशी का रणनीतिक उपयोग, ये दिलचस्प नुक्ता है। बिल्कुल। अक्सर लोग खामोशी को भरने की कोशिश करते हैं, पर ये उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात है। अच्छा, तो ये 4 स्तंभ हो गए। 5वां और अंतिम स्तंभ क्या है जो इस ऑरा को पूरा करता है? 5वां स्तंभ है स्थिरता, कंसिस्टेंसी एंड प्रेजेंस। आपका ये प्रभावशाली ऑरा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी खास मौके पर पहन लें और फिर उतार दें। नहीं, ये आपके व्यवहार में लगातार झलकना चाहिए। आपकी हर हरकत, आपका हर हाव भाव, आपका हर शब्द उसी नियंत्रित, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली छवि को मजबूत करना चाहिए जिसे आप बनाना चाहते हैं। मतलब ये एक पार्ट टाइम चीज नहीं हो सकती, इसे अपनी आदत बनाना होगा, है ना? बिल्कुल। स्थिरता से ही विश्वास पैदा होता है। लोग समझने लगते हैं कि आप भरोसेमंद हैं और आपका व्यवहार अप्रत्याशित नहीं है। इसका अभ्यास कैसे करें? छोटी छोटी बातों से शुरू करें। अगर आपने कोई वादा किया है तो उसे पूरा करें। मीटिंग या अपॉइंटमेंट पर हमेशा समय पर पहुंचें। अपनी कही हुई बातों और सिद्धांतों पर कायम रहें। आसानी से समझौता न करें। जब लोग देखते हैं कि आप जो कहते हैं वही करते हैं और आपका व्यवहार स्थिर है, तो वे स्वाभाविक रूप से आपका अधिक सम्मान करने लगते हैं और आपके प्रभाव को स्वीकार करते हैं। तो ये 5 स्तंभ, अंदरूनी आत्मविश्वास, भावनात्मक नियंत्रण, स्पष्ट सीमाएं, शक्तिशाली संवाद और व्यवहार में स्थिरता, ये सब मिलकर उस प्रभावशाली उपस्थिति या रूथलेस ऑरा का निर्माण करते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, एक तरह की शक्ति का एहसास कराता है। लेकिन जब हम मैकियावेली, डार्क साइकोलॉजी और इस तरह के प्रभाव की बात करते हैं, तो क्या यहाँ कुछ नैतिक सवाल या जोखिम भी जुड़े हैं?
कहीं ये रास्ता दूसरों को नियंत्रित करने या उनका फायदा उठाने की ओर तो नहीं ले जाता? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, इस तरह की शक्ति और प्रभाव के साथ निश्चित रूप से जोखिम जुड़े हैं और नैतिक जिम्मेदारियां भी आती हैं। पहला जोखिम है दुर्भावना और शोषण का। ये संभव है कि कोई इन तकनीकों को सीखकर उनका इस्तेमाल दूसरों पर अनुचित दबाव डालने, उन्हें अपनी मर्जी से चलाने या उनका शोषण करने के लिए करने लगे। अगर इरादा नेक न हो तो ये ऑरा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का जरिया बन सकता है। शक्ति का दुरुपयोग हमेशा एक खतरा रहता है। दूसरा जोखिम है विश्वास और रिश्तों के खराब होने का। अगर हर बातचीत एक रणनीति बन जाए, हर रिश्ता सिर्फ प्रभाव डालने का खेल बन जाए, तो धीरे धीरे लोग उस व्यक्ति से कटने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि वे सिर्फ मोहरे हैं और सच्चा गहरा भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो जाता है। भरोसा टूट जाता है और वो व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो सकता है। सही बात है। और तीसरा पहलू पारदर्शिता बनाम धोखेबाजी का है। प्रभावशाली होना और धोखेबाज होना, इसमें एक बहुत महीन रेखा है। अगर आप लोगों को प्रेरित करने, उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सकारात्मक है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए झूठे दिखावे या चालाकी से लोगों को बहका रहे हैं तो ये अनैतिक है और अंततः आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रूथलेस ऑरा को विकसित करने का लक्ष्य सिर्फ शक्ति पाना या दूसरों पर हावी होना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका सही उद्देश्य होना चाहिए आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास बढ़ाना और इसके फलस्वरूप दूसरों का सम्मान अर्जित करना। ऐसा प्रभाव जो लोगों को आपकी ओर खींचे, न कि उन्हें आपसे डरने पर मजबूर करे। ये एक सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, हमने इसके सिद्धांतिक और नैतिक पहलुओं पर काफी बात कर ली। अब इसे थोड़ा और व्यवहारिक बनाते हैं। क्या आप कुछ ऐसी आम स्थितियों के उदाहरण दे सकते हैं जहां इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके एक प्रभावशाली उपस्थिति बनाई जा सकती है, और शायद कुछ रोजमर्रा के अभ्यास भी हों जिन्हें लोग आजमा सकें? हाँ बिल्कुल, कुछ ठोस उदाहरणों से ये बात ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। उदाहरण 1, किसी महत्वपूर्ण ऑफिस मीटिंग में जब आप मीटिंग रूम में प्रवेश करें तो धीरे चलें, शांत और स्थिर मुद्रा बनाए रखें, कंधे पीछे, सिर ऊंचा, अपनी जगह पर आराम से बैठें, जल्दबाजी ना दिखाएं। जब आप बोलें तो स्पष्ट और संतुलित आवाज में बोलें। नजरें मिलाकर बात करें, खासकर उनसे जो शायद आपसे असहमत हों। सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई आपकी बात काटे, विरोध करे या कोई मुश्किल सवाल पूछे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय वो 5-10 सेकंड वाला पॉज लें, गहरी सांस लें, फिर सोच समझकर शांत लेकिन दृढ़ता से जवाब दें। ये ठहराव दिखाता है कि आप घबराए नहीं बल्कि स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। ये वाकई काम की टिप है। मीटिंग्स में अक्सर लोग या तो बहुत आक्रामक हो जाते हैं या एकदम रक्षात्मक। ये नियंत्रित प्रतिक्रिया निश्चित रूप से ज्यादा प्रभावशाली लगेगी। और व्यक्तिगत रिश्तों में, जैसे दोस्तों या परिवार के साथ, इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है? उदाहरण 2, व्यक्तिगत रिश्तों में यहां भी सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई दोस्त या रिश्तेदार बार बार आपसे कोई ऐसा काम करने को कह रहा है जो आप नहीं करना चाहते, या आपकी निजी स्पेस में दखल दे रहा है। बहुत ज्यादा विनम्रता या वो माफी मांगने वाले अंदाज के बजाय शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में अपनी सीमा बताएं, जैसे मुझे खेद है पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी, या मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी। आवाज में गुस्सा या झुंझलाहट नहीं, बल्कि एक शांत दृढ़ता होनी चाहिए। ये दिखाता है कि आप अपने समय और अपनी भावनाओं का सम्मान करते हैं। स्वस्थ रिश्तों के लिए ये जरूरी है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये ऑरा सिर्फ कामकाज की दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आत्मसम्मान और प्रभाव बनाए रखने में मदद कर सकता है। आपने रोजमर्रा के अभ्यास की भी बात की थी। हाँ, निरंतरता के लिए कुछ छोटे छोटे दैनिक अभ्यास बहुत मदद कर सकते हैं। पहला, रोजाना ऑरा रीसेट। सुबह तैयार होते समय आईने के सामने बस 1 मिनट के लिए खड़े हों। अपनी मुद्रा पे ध्यान दें, कंधे पीछे, रीढ़ सीधी, अपनी नजरें सीधी और स्थिर, चेहरे के भाव शांत और तटस्थ। इसे सचेत रूप से एडजस्ट करें। ये दिन की शुरुआत एक नियंत्रित भाव के साथ करने में मदद करता है। अच्छा। दूसरा, दिन में 2 बार सांस पे ध्यान। दिन में जब भी 2 मिनट मिले, आंखें बंद करके या नीचे देखकर बस अपनी आती जाती सांस पे ध्यान केंद्रित करें। मन में दोहरा सकते हैं, मैं शांत हूं, मैं नियंत्रित हूं। यह आपको भावनात्मक रूप से संतुलित रहने में मदद करेगा। तीसरा, बातचीत से पहले तैयारी। किसी भी जरूरी बातचीत या कॉल से पहले 3 गहरी सांस लें और एक छोटी सी ट्रिक आजमाएं।
अपनी सामान्य आवाज की पिच या वॉल्यूम को हल्का सा कम करने की कोशिश करें। आवाज थोड़ी धीमी रखें, लेकिन स्पष्टता बनाए रखें। धीमी नपी-तुली आवाज अक्सर ज्यादा अधिकारपूर्ण और विश्वसनीय लगती है। लेकिन अगर इन्हें नियमित रूप से किया जाए तो यकीनन ये धीरे धीरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे मैकियावेली की यथार्थवादी सोच और डार्क साइकोलॉजी की कुछ रणनीतियों को समझकर हम एक प्रभावशाली उपस्थिति या रूथलेस ऑरा विकसित कर सकते हैं। ये जबरदस्ती का दबाव नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक शक्ति, गहरे आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। और इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सच्ची शक्ति और प्रभाव सिर्फ तकनीकों से नहीं आते। ये आपके चरित्र, आपके इरादों और आपके कार्यों से झलकते हैं। शक्ति बिना सम्मान और जिम्मेदारी के अधूरी और कह सकते हैं खतरनाक हो सकती है। ये ऑरा बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदरूनी स्थिरता और नैतिक स्पष्टता का प्रतिबिंब होना चाहिए। तभी ये टिकाऊ और सकारात्मक होगा। प्रभावशाली ऑरा बनाए रखते हुए सही समय पर और सही तरीके से वास्तविक सहानुभूति या करुणा दिखाने के बीच संतुलन कैसे साधा जा सकता है? क्या ये दोनों गुण, दृढ़ता और करुणा, एक साथ रह सकते हैं, या वे हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही होंगे? अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी उपस्थिति को निखारिए और याद रखिए, असली प्रभाव अक्सर खामोशी से, बिना शोर मचाए आता है। अगली चर्चा तक सोचते रहिए।